नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोलगुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे लैब असिस्टेंट भूगोल, एनसीईआरटी वाला पार्ट, स्कूल लेक्चरर के लिए और स्कूली बच्चे जहाँ टीचर नहीं है उनके लिए भी ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें लगभग 25 से 26 क्लास हो चुकी है। आज ये अगली क्लास है। भारत का जो भूगोल है, कक्षा 11 की जो सेकंड पार्ट मतलब दूसरी किताब है, उसके 2 अध्याय हो चुके हैं। आज तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। यदि पहले 2 अध्याय में या 25 क्लास में किसी के भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या मैसेज छोड़ सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप, जो कि अपना जो इस स्टूडियो का पर्सनली है उस पर भेज सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हमेशा आपको वहाँ पर 10 सवाल करंट अफेयर के मिलते हैं। साथ ही साथ क्लास का शेड्यूल मिलेगा। प्ले स्टोर से जाके गोलगुरु अकेडमी नामक यदि आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है भाई। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का अफवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? अफवाह तंत्र। अफवाह वो नहीं है जो आप बोलते हो जिसका दूसरा नाम झूठ है, वो अफवाह नहीं है भाई। ये अफवाह तंत्र है, मतलब नदियों का बहना, जल का बहाव क्षेत्र, वो वाला अफवाह तंत्र है। बहुत अच्छी तरीके से इस अफवाह तंत्र को अपन कवर करेंगे। आज बेसिक सी जानकारी इस क्लास में लेंगे। थोड़ा बिजी था, मेरे को लगा नहीं कि आज क्लास हो पाएगी, लेकिन मैंने सोचा रूटीन नहीं टूटे इस कारण क्लास लेके आया हूँ। तो इसमें भूमिका देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से। भारत का अफवाह तंत्र विविध जटिलता और एक विविधता और जटिलता का क्या है, अद्भुत उदाहरण है। इसमें अपन चर्चा करेंगे भाई। अब देखो, अफवाह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अफवाह की आवश्यकता, वर्षा ऋतु में नदियां, नाले और जलवाहिकाएं, नदियां, नाले, जलवाहिकाएं अतिरिक्त जल को बहाकर ले जाती है। क्या करती है? जो इनके पास अतिरिक्त जल होता है उसको बहाकर ले जाती है। यदि ये वाहिकाएं नहीं हो तो बड़े स्तर पर बाढ़ आ सकती है। यदि एक निश्चित वाहिकाएं नहीं हो तो इनका जो एक्स्ट्रा जल है वो तितर बितर हो जाएगा और आसपास के पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। तो क्या है, ये वाहिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? बाढ़ से बचाने के लिए। जहां ये वाहिकाएं अवरुद्ध मतलब रुकी हुई है या अस्पष्ट होती है, वहां पर बाढ़ आना सामान्य सी बात है। यदि जहां पर वाहिकाएं नहीं होती है तो बट बाढ़ आवे भाई, 101% बाढ़ आएगी। प्राकृतिक अफवाह तंत्र जल संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अफवाह तंत्र का सही रखरखाव बाढ़ नियंत्रण के लिए आवश्यक है। आजकल अप्लाइड सवाल पूछते हैं, थ्योरी वाला पार्ट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो देखिए, अफवाह तंत्र का सही रखरखाव जो है बाढ़ को रोकता है या बाढ़ नियंत्रण करता है। एक होता है अफवाह, दूसरा होता है अफवाह तंत्र। पूछा जा सकता है आपको, अफवाह किसे कहते हैं, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। मतलब एक निश्चित मार्ग का अनुसरण किया जा रहा है, एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले इस जल प्रवाह को क्या कहते हैं? इसको अफवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं। और इस संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं। मतलब इन वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहा जाता है। तो सिंपल सी 2 परिभाषाएं हैं। अफवाह किसे कहते हैं? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाला जल का प्रवाह अफवाह कहलाता है। और इन वाहिकाओं के जाल को ही क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहा जाता है। अफवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ऐसे कौन से कारक है जो किसी भी क्षेत्र के अफवाह तंत्र को प्रभावित करते हैं कि वो अफवाह तंत्र कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये महत्वपूर्ण जो है कारक माने गए हैं। तो भूवैज्ञानिक समयावधि, मतलब लाखों वर्षों में विकसित भूवैज्ञानिक संरचना, वहां की जो है संरचना किस प्रकार की है, लाखों वर्षों से जो भूवैज्ञानिक संरचना स्थापित की गई है, इसकी काल अवधि अति महत्वपूर्ण मानी गई है। साथ ही साथ वहां की जो चट्टानें, उनकी प्रकृति कैसी है, उनकी संरचना कैसी है, इन चट्टानों की प्रकृति और संरचना के आधार पर क्या होगा? इसका प्रवाह होगा। किसका? जल का। कहीं पर कठोर चट्टानें होती है, कहीं पर मुलायम होती है, तो ये प्रभावित करती है। इसला करती, देखो जहां पर अफवाह तंत्र हो रहा है वहां पर पर्वत है, मैदान है या पठार है, ये स्ट्रक्चर होगा तो निश्चित रूप से इसको प्रभावित करेगा। ये क्या है? अफवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक है भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति व संरचना, स्थलाकृति। ये सारे के सारे जो शब्दावली है ना, ये एनसीईआरटी के, मेरी ओर से इस क्लास में कुछ भी ऐड नहीं है,
ना मैं ऐड कर रहा, क्योंकि नाम ही जब एनसीईआरटी पार्ट है तो एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे। अब देखो ढाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यदि अफवाह तंत्र को कोई प्रभावित करता है तो वो क्या है? ढाल। भूमि की ढलान जल बहाव की दिशा तय करती है कि किस ओर ढाल है। जिस ओर ढाल होगा जल उधर ही क्या करेगा? गति करेगा। मतलब ढाल प्रवणता का अनुसरण करता है जल। ठीक है भाई। बहते जल की मात्रा, अब देखो वर्षा और अन्य स्रोतों से मिलने वाला जल, उसमें बहता हुआ जल है उसकी मात्रा कितनी है, ये भी क्या करता है? अफवाह तंत्र को प्रभावित करता है। जल बहाव की अवधि, सदा नीरा या मौसमी नदियों का स्वरूप, मतलब वो अफवाह तंत्र इससे भी प्रभावित होता है कि जल कितने समय के लिए बहता है। यदि साल भर बहता है तो वो अफवाह तंत्र कैसा होगा? वो वार्षिक अफवाह तंत्र का अपन उसमें बोलेंगे कि वो साल भर वो नदियां बहती है, वो जल बहाव है, साल भर बहता है, एक जैसा बहता है। यदि उसमें जल की मात्रा कम है तो क्या है? पूरे साल नहीं बहेगा। अब देखिए नदी का बहाव, नदी के बहाव की बात करें तो दिशा, नदी सदैव एक ही दिशा में बहती है भाई। जो भी नदी बहती है वो एक ही दिशा में बहेगी। अब अलग अलग नदियां जो है वो अलग अलग दिशा में बह सकती है, लेकिन एक नदी जो है वो हमेशा एक ही दिशा में बहेगी। जल एक दिशा से दूसरी दिशा में ढाल के कारण बहता है, मतलब जल हमेशा ढाल का अनुसरण करता है। गुरुत्वाकर्षण और स्थलाकृति नदी के बहाव को निर्धारित करते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण और स्थलाकृति नदी के बहाव को निर्धारित करते हैं भाई। उदाहरण के तौर पे दिशा की बात करें तो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में क्या है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। अब देखो अधिकांश हिमालय की नदियां पूर्व की ओर आती है और अपना जल कहाँ लेकर आती है? बंगाल की खाड़ी में लेकर आती है। ये यहाँ पर पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की अधिकतर जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती है और अपना जल कहाँ लेके आती है? बंगाल की खाड़ी में लेके आती है। अब देखो हिमालय के सिंधु नदी तंत्र की बात करें तो ये अपना जल अरब सागर में लेके आता है, साथ ही साथ इधर से आएगी आपके नर्मदा, ताप्ती, और ये पश्चिमी राजस्थान की जो नदियां हैं ये भी अपना जल अरब सागर में लेके आती है। मतलब ये ढाल का अनुसरण करती है सारी की सारी। अब देखो जल ग्रहण क्षेत्र किसे कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उसे जल ग्रहण या कैचमेंट एरिया कहा जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं? तो नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जो उसका मेन स्रोत है, उसे ही क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षा का अधिकांश जल नदी में प्रवाहित हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा जल होता है वो नदी में प्रवाहित हो जाता है। यह क्षेत्र नदी के जल स्तर और प्रवाह को सीधे प्रभावित करता है। जल ग्रहण क्षेत्र जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी प्रवणता और उस नदी का जल स्तर भी क्या होगा? बड़ा होगा। अफवाह द्रोणी की बात करें तो एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? अफवाह द्रोणी। मान लो एक ये नदी है और इसकी सहायक नदियां ये मिलकर क्या कहलाती है? अफवाह द्रोणी कहलाती है। मतलब एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो भी क्षेत्र अपवाहित है उसे क्या कहते हैं? अफवाह द्रोणी कहा जाता है। ये एक विशाल क्षेत्र होता है जो मुख्य नदी और उसकी सभी सहायक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों को मिलाकर बनता है। अफवाह द्रोणी की बात करें तो जल ग्रहण क्षेत्र से बड़ा होता है भाई। किससे? जल ग्रहण क्षेत्र से बड़ा होता है। जो अपन ने पीछे पढ़ा था, जल ग्रहण तो क्या है? मतलब है स्रोत है, किसी भी नदी का जल का स्रोत है जल ग्रहण क्षेत्र। अफवाह द्रोणी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया जो एरिया है वो क्या कहलाता है? अफवाह द्रोणी कहलाता है, क्योंकि इसमें सहायक नदियां भी क्षेत्र में सम्मिलित होती है। मतलब अफवाह द्रोणी में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां भी सम्मिलित होती है। ये देखिए जो अध्याय नंबर 3 है इसकी भूमिका वाला पार्ट है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट सा लगे कि ये ऐसी कैसी शब्दावली आ गई, जहां से आपके ज्यादातर सवाल बनेंगे। यहाँ से सवाल बनने के चांस कितने? 15 से 20% रहते हैं। ये तो भूमिका जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये भी एनसीईआरटी में भी दे रखा है और अपना भी फर्ज बनता है कि इस भूमिका को पहले आप लोगों के सामने रखा जाए। मुख्य जो आएगा वो अपन देखेंगे सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तथा पठारी भाग की जो तमाम नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आपके समझ में आ गया क्या? आ गया, बिल्कुल आया होगा कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है, अफवाह द्रोणी क्या होता है।
आगे चलते हैं। मुख्य अफवाह प्रतिरूप, देखो यहां से तुम्हारे सवाल बनेगा भाई, पूछा जा सकता है। तो मुख्य अफवाह प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब है कि वो आकार कैसा बना रहा है। तो देखो पहला पढ़ते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप, मतलब उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो प्रतिरूप बनता है वो कौन सा बनता है, वृक्षाकार बनता है। पेड़ की शाखाओं के समान संरचना, जहां सहायक नदियां मुख्य नदी में विभिन्न कोणों से आके मिलती है। ये मान लो मुख्य नदी है, इसमें सहायक नदियां इस तरीके से आ रही है, विभिन्न कोणों से आ रही है। ये एक जो है किस तरीके का आकार बन रहा है, वृक्ष के समान आकार बन रहा है। इसे क्या कहते हैं, वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप कहा जाता है। खासकर उत्तरी मैदान की नदियां जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियां, ये कैसा प्रतिरूप बनाती है, वृक्षाकार। तो आपको पूछे कि गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा कौन सा प्रतिरूप बनाया जाता है, तो वृक्षाकार प्रतिरूप बनाया जाता है। आगे देखिए, अपन देखेंगे अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप मतलब एक ऊंची पर्वत श्रृंखला और इससे निकलती है विभिन्न दिशाओं में नदियां, तो इसे क्या कहते हैं, अरीय प्रतिरूप। मतलब एक मुख्य केंद्र और इससे देखो अलग अलग दिशाओं में नदियां बह रही है, तो इसे कहते हैं अरीय प्रतिरूप, अरीय अफवाह प्रतिरूप। एक देखो आगे आएगा भाई अपन जालीनुमा, ये मुख्य नदी है, ये इधर से देखो समकोण पे आके मिल रही है, इसकी सहायक नदियां, और इनकी सहायक नदियां भी इस तरीके से मिल रही है, तो ये क्या हो गया, एक जाली के समान हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, जालीनुमा प्रतिरूप। अब देखो ये आपको दिख रहा है आयताकार, ये देखो आयत की तरह इस तरीके से, इधर नदी, इधर ये, इधर 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 से इधर, ये मतलब कैसा बन रहा है, ऊपर से देखने पे, सैटेलाइट से यदि आप देखोगे तो कैसा नजर आएगा, आयताकार प्रतिरूप। और ये है अनियमित, मतलब किधर से भी इसमें नदियां आ जाती है, तो ये कैसा है, अनियमित प्रतिरूप। तो ये क्या है, सारे के सारे प्रतिरूप है अफवाह के। अब बात करते हैं वृक्षाकार के बाद अरीय प्रतिरूप। कौन सा, अरीय मैंने बता दिया कि ये मान लो एक पर्वत श्रृंखला है और इससे विभिन्न दिशाओं में क्या बह रही है, नदियां बह रही है, नदियां बह रही है, तो ये कौन सा प्रतिरूप बनाएगी, अरीय प्रतिरूप बनाएगी। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल कहा जाता है। इस प्रतिरूप में नदियां एक केंद्रीय पर्वत या ऊंचे क्षेत्र से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है। ये प्रतिरूप गुंबदाकार या शंक्वाकार परतों के आसपास से विकसित होता है। भाई मैंने चित्र के माध्यम से आपको बता दिया, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। उदाहरण के तौर पे अमरकंटक पर्वत जो एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, अमरकंटक पर्वत, ये कौन से प्रतिरूप का उदाहरण है, तो ये रेडियल या फिर अरीय प्रतिरूप, एक ही नाम है इसका उदाहरण है। यहां से निकलने वाली नर्मदा, देखो पश्चिम की तरफ कौन सी नदी निकल रही है, नर्मदा नदी, अमरकंटक की पहाड़ियों से पश्चिम दिशा में नर्मदा निकल रही है, उत्तर की ओर सोन निकल रही है, पूर्व की ओर कौन सी, महानदी निकल रही है। मतलब अमरकंटक जो है ये कौन से प्रतिरूप का निर्माण करता है, अरीय प्रतिरूप का निर्माण करता है। जालीनुमा प्रतिरूप, देखो इसमें क्या होता है, मुख्य नदियां, मान लो ये मुख्य नदी है और ये भी मुख्य नदी है, इस तरीके से ये मान लो समानांतर बह रही है, मतलब ये ऐसे बह रही है तो इसके समानांतर एक मुख्य नदी और बह रही है, ये ऐसे बह रही है तो इसके समानांतर एक मुख्य नदी और बह रही है। मतलब क्या है, मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है और इनकी सहायक नदियां इनके समकोण पे आके काटती है, मतलब समकोण पे आके मिलती है, इस तरीके से, इस तरीके से समकोण पे आके मिलती है। तो ये आपको दूर से देखने पे कैसा लग रहा है, जाली लग रहा है। कैसे लग रहा है, जाली। अब बोलते हो ना जाली है, कौन सी जाली की, तितर पकड़ने वाली जाली है, तितर नहीं पकड़ने हैं, कानूनी अपराध है। तो इस प्रकार से जो प्रतिरूप बनता है वो क्या कहलाता है, जालीनुमा प्रतिरूप कहलाता है। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेलिश कहते हैं। ट्रेलिश प्रतिरूप पूछा जा सकता है। ट्रेलिश क्या है, तो ये एक अफवाह प्रतिरूप है। ट्रेलिस अफवाह प्रतिरूप वलित पर्वतों, कैसे पर्वत, वलित पर्वत जहां मोड़दार है, कठोर व मुलायम चट्टानों की परतों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जाली या सीडी के समान इस तरीके से देख सकते हो आप। इस प्रकार से जो प्रतिरूप बनता है वो कौन सा है, जालीनुमा। तो वृक्षाकार, अरीय और जालीनुमा। अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप, अब देखो अभिकेंद्रीय अफवाह प्रतिरूप इस तरीके से बनता है, जैसे आप बात करोगे सांबर, कौन सा, राजस्थान का सांबर। सांबर जो झील है ये कैसा है, ये अभिकेंद्रीय प्रतिरूप है। बहुत ही शानदार उदाहरण है भाई,
सांबर कौन सा है? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप है। आप सभी को पता है, इधर से मेंता नदी आती है, इधर से नागौर से खारी नदी आती है, इधर से रूपनगढ़ नदी आती है, इधर से खंडेला नदी आती है। तो ये चारों नदियां जो है कहाँ आ रही है? सांबर में आ रही है। मतलब एक ग्रत में आ रही है, एक नीचा स्थान जहां आसपास का क्षेत्र ऊंचा है और यहाँ पर नदियां आ रही है। तो ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहलाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? सेंट्रीपेटल कहते हैं। सेंट्रीपेटल कहा जाता है। इस प्रतिरूप में सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त बेसिन में विसर्जित होती है। ये अरीय प्रतिरूप के ठीक विपरीत है। तो आपको पूछा जा सकता है कि अरीय प्रतिरूप के ठीक विपरीत कौन सा बनता है? तो वो बनता है अभिकेंद्रीय। कौन सा? अभिकेंद्रीय, जहां जल केंद्र की ओर प्रवाहित होता है। ठीक वैसे ही जैसे चक्रवात और प्रतिचक्रवात बनते हैं, ठीक वैसे ही अरीय और अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का निर्माण होता है। ये प्रतिरूप गर्त बेसिन या झील के आसपास के क्षेत्रों में विकसित होता है, जैसे कि सांबर झील। जल विभाजक और जल संभर। जल विभाजक आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो भाई। एक बार पानी वानी पी लेते हैं। देखो, एक अपवाद द्रोणी को दूसरी से अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं? जल विभाजक। जैसे राजस्थान की बात करें तो ये अरावली क्या है? एक जल विभाजक है। जैसे दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो ये जो है सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच का क्या है भाई? जल विभाजक है। मतलब दोनों नदी तंत्र का जल का विभाजन करता है। नदी द्रोणी, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात करोगे तो बनास नदी द्रोणी, चंबल नदी द्रोणी, लूनी नदी द्रोणी और माही नदी द्रोणी। मतलब क्या है? बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। इनका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। जल संभर कैसा होता है? नदी द्रोणी से कैसा होता है? छोटा होता है। छोटी नदियों वे नालों के क्षेत्र को जल संभर कहते हैं और इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। नदी द्रोणी और जल संभर का महत्व क्या है? ये देखो, दोनों एक ही है। एकता का परिचय एक दूसरे के बिना इनकी कल्पना है नहीं। नदी द्रोणी और जल संभर एकता के परिचायक माने जाते हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों और पूरे क्षेत्र पर देखा जा सकता है। मतलब नदी द्रोणी और जल संभर, इन दोनों में एकता का बड़ा महत्व है। यदि एक जगह आपको परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलेगा तो अन्य भागों और या फिर पूरे क्षेत्र पर जो है आपको इसका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलेगा। इस कारण नियोजन इकाइयां चलाई गई है। इनकी अंतर संबद्धता के कारण इन्हें विभिन्न स्तरों पर नियोजन के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म नियोजन इकाई कहाँ पर? तो छोटे जो जल संभर क्षेत्र है उनके लिए स्थानीय स्तर पर योजना कौन सी है? सूक्ष्म नियोजन इकाई है। मध्यम नियोजन इकाई की बात करें तो मध्यम आकार की नदी द्रोणियों के लिए है क्षेत्रीय योजना। और वृहद नियोजन इकाई की बात करें तो बड़ी नदी द्रोणियों के लिए राष्ट्रीय स्तर की योजना है। कौन सी? वृहद नियोजन इकाई योजना। भारत का अफवाह तंत्र। देखो, समुद्र में जब नदियां जल छोड़ती है तो उस विसर्जन के आधार पर विभाजन की बात करते हैं। भारतीय अफवाह तंत्र को प्रमुख रूप से दो भागों में, कितने? दो भागों में बांटा गया है। इन दोनों को दिल्ली, कटक तथा अरावली और शाहदरी, दिल्ली, कटक, अरावली तथा शाहदरी जो है अलग करती है। मतलब क्या है? जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अफवाह तंत्र को कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। यहां पर उल्टा लिखा हुआ है। ये किसका है? बंगाल की खाड़ी का। यहां पर है बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है? अरब सागर है। मतलब भारतीय अफवाह तंत्र जो है उसका 77% भाग किसके अंतर्गत आता है? बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। मतलब भारत में जो नदियां हैं वो अपने जल का विसर्जन करती है, उसमें 100 में से 77% जल कहाँ छोड़ती है? बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग बंगाल की खाड़ी की जल में विसर्जित होता है भाई, जिसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा इनकी सहायक नदियां जल कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। 23% पार्ट किसके अंतर्गत आता है? वो आता है अरब सागर के। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 23% भाग सिंधु,
सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सारी की सारी जल के आन लेकर जाती है अरब सागर में। नर्मदा नदी भी अपना जल कहाँ लेकर जाती है? अरब सागर में। ताप्ती भी अरब सागर में। माही, पेरियार केरल की, ये भी कहाँ लेकर जाती है? अरब सागर में। मतलब अफवाह क्षेत्र की बात करें, अफवाह तंत्र का 77% पार्ट बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है, 23% पार्ट जो है अरब सागर के अंतर्गत। जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो प्रमुख नदी द्रोणियां, तो इनको अपन 3 भागों में बांट के देखेंगे। प्रमुख नदी द्रोणियों की बात करें तो 3 भागों में बांट कर देखेंगे। सबसे बड़ी नदी द्रोणी, सबसे बड़ी नदी द्रोणी का जो कैचमेंट एरिया है वो कितना होगा? 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक यदि क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र है, तो वो किस में आएगा? सबसे बड़ी नदी द्रोणी में। मतलब 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अफवाह क्षेत्र किसी के पास है तो वो सबसे बड़ी नदी द्रोणी मानी जाएगी। और भारत में ऐसी नदी द्रोणियां कितनी है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 14 है। कितनी है? 14 है। कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? गंगा है। ब्रह्मपुत्र मतलब पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख नदी द्रोणी है। कृष्णा दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी द्रोणी है, जैसे गोदावरी भी है। तापी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा मध्य भारत की प्रमुख नदी है, पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी पश्चिम की ओर बहती है। पेनार भी पश्चिम की। साबरमती, बराक, ये भी अन्य क्या है? प्रमुख नदियां हैं। मतलब भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी उसे कहेंगे जिसका कैचमेंट एरिया 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। तो ऐसी नदी द्रोणियां कितनी है? 14 है। मध्यम नदी द्रोणी उसे कहेंगे जिसका अफवाह क्षेत्र 20,000 मतलब 2,000 से लेके 20,000 तक, 2,000 से लेके 20,000 तक का जो अफवाह क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे? मध्यम नदी द्रोणी कहेंगे। और भारत में ऐसी कितनी नदी द्रोणियां हैं? 44 है भाई। कितनी है? 44 है। उदाहरण के तौर पे कालिंदी, पेरियार, मेघना, ये क्या है? मध्यम नदी द्रोणी है। लघु नदी द्रोणी की बात करें तो जिसका अफवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है उसे लघु नदी द्रोणी कहा जाएगा। इनमें न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों की अनेक नदियां सम्मिलित है। छोटी छोटी नदियां और नाले इसके अंतर्गत आते हैं। तो तीनों देखो, सबसे बड़ी द्रोणी कैसी? बड़ी द्रोणी, मध्यम द्रोणी और लघु द्रोणी। इसका अफवाह क्षेत्र कितना होगा? 20,000 से अधिक होगा, 20,000 से अधिक। इसका कितना होगा? 2,000 से 20,000। और इसका कितना होगा? 2,000 से कम। ऐसी नदी द्रोणियां, मतलब सबसे बड़ी नदी द्रोणियां भारत में कितनी है? 14 है। मध्यम कितनी है? 44 है। और जितने भी छोटी नदी नाले आते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? लघु के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखो नदियों का उद्गम और प्रवाह की बात करेंगे और यहां से अपना जो है बहुत शानदार टॉपिक शुरू होने वाला आगे का। हिमालय से उद्गम या फिर पश्चिमी घाट से उद्गम। मतलब उद्गम के आधार पर बात करें तो या तो नदियां प्रायद्वीपीय पठारी भाग से निकलती है या फिर हिमालय से निकलती है। तो भारत की अनेक नदियों का उद्गम हिमालय पर्वत है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जल का विसर्जन करती है। मतलब हिमालय से निकलने वाली अधिकतर नदियां, अधिकतर क्या, संपूर्ण नदियां जो भारत में बहती है वो अपना जल या तो बंगाल की खाड़ी में लेके जाएगी या फिर अरब सागर में लेके जाएगी। पश्चिमी घाट से बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियों का जो उद्गम माना जाता है वो पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट जो है बड़ी नदियों का उद्गम माना गया है। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल का विसर्जन करती है। अपवाद स्वरूप यदि बात करें, नर्मदा और तापी नदियां जो है प्रायद्वीपीय पठारी भाग से निकलती है लेकिन अपना जल कहां लेकर जाती है? अरब सागर में लेकर जाती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है लेकिन नर्मदा और तापी जो है पश्चिमी की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां। बाकी छोटी छोटी जैसे मांडवी है, पेरियार है, ये छोटी छोटी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। अधिकतर नदियां पूर्व की ओर बहती है। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण की बात करें तो 2 है। उत्पत्ति के आधार पर विभाजन की बात करें तो 2 है। एक तो हिमालयी अपवाह तंत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदियां इसके अंतर्गत आती है। ये अपेक्षाकृत नवीन है और सदा नीरा है। कैसी है? सदा नीरा है। मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां साल भर बहती है। कैसे बहती है? साल भर बहती है। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न होने वाली नदियां इसके अंतर्गत आती है।
ये अत्यंत प्राचीन है और अधिकांश कैसी होती है, मौसमी होती है। तो दो चीजें आपको समझ में आई होगी, हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती है, 12 महीने बहती है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां कैसी होती है, अधिकतर नदियां कैसी होती है, मौसमी होती है। कैसी होती है, मौसमी होती है। वर्गीकरण की जटिलता की बात करें तो चंबल जैसे कहां से निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार की है। बेतवा है, सोन है, नदियों के वर्गीकरण में समस्या आती है क्योंकि ये उत्पत्ति और आयु में हिमालय नदियों से पुरानी है और किससे निकलती है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है, लेकिन आती किसके अंतर्गत है, गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर इनका वर्गीकरण थोड़ा जटिल हो जाता है। तो नदियों का उद्गम मुख्यतः यहाँ से माना जाता है या फिर यहाँ से माना जाता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं भाई, जो कुछ चीजें अपन ने पढ़ी है, क्योंकि मेरे को लगा थोड़ा बहुत शायद आपके कम समझ में। तो अफवाह की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये अपन ने शुरू में देखा कि यदि अफवाह सही नहीं होगा तो अवरुद्ध व स्पष्ट होगी, यदि इसकी वाहिकाएं तो बाढ़ जैसी हालात बन जाएंगे। उसके बाद अफवाह और अफवाह तंत्र की बात करी तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल को प्रवाह को क्या कहते हैं, अफवाह कहते हैं, और इनके जाल को अफवाह तंत्र कहा जाता है। अफवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक में भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति व संरचना की बात करी, स्थलाकृति कैसी उसकी बात करी, ढाल कैसा है उसकी बात करी, बहते हुए जल की मात्रा कितनी है वो बात करी, और कितने समय के लिए बह रहा है इसकी बात करी। उसके बाद नदी के बहाव दिशा की बात करी तो नदियां हमेशा ढाल का अनुसरण करती है। उसके बाद जल ग्रहण क्षेत्र की बात करी तो कोई एक विशिष्ट क्षेत्र जहां से नदियों को जल की प्राप्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अफवाह द्रोणी की बात करें तो ये किससे बड़ा होता है, जल ग्रहण क्षेत्र से बड़ा होता है। एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अफवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, अफवाह द्रोणी कहा जाता है। मुख्य अफवाह प्रतिरूप अपन ने देखा, वृक्ष आकार देखा, उसके बाद अरिये, और उसके बाद अपन ने देखा जालीनुमा, और अभी केंद्रीय प्रतिरूप जिसमें अपन ने क्या देखा, सांबर जैसा प्रमुख उदाहरण देखा जो राजस्थान में मिलता है। जल विभाजक और जल संबर की बात करी तो दो नदी तंत्र के बीच में ऊपर उठा हुआ भाग जो दोनों के जल को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। जल संबर अपन ने बात करी, नदी द्रोणी बड़ा होता है और जल संबर इससे छोटा होता है। उसके बाद नदी द्रोणी और जल संबर के महत्व की बात करी कि इसमें एकता का परिचय होता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसके कारण इकाई योजनाएं चलाई गई है, सूक्ष्म वाली जो है जल संवर के लिए, मध्यम और वृहद जो है नदी द्रोणियों के लिए। भारत के अफवाह तंत्र की बात करी तो 77 जो है किसके अंतर्गत आता है, बंगाल की खाड़ी, 23 आता है अरब सागर के अंतर्गत। प्रमुख नदी द्रोणियों की बात करी तो नदी द्रोणियों को अपन ने 3 भागों में बांट के देखा, बड़ी, मध्यम और लघु। बड़ी में जो है अपवाद क्षेत्र कितना आएगा, 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, मध्यम में आएगा 2,000 से 20,000, और लघु में आएगा 2,000 से कम। उसके बाद अपन ने देखा कि बड़ी में 14 नदी द्रोणियां हैं, मध्यम में 44 है, और छोटी में छोटे नदी नाले आते हैं। नदियों का उद्गम और प्रवाह की बात करी तो हिमालय से उद्गम होने वाली और अधिकतर नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार की होती है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। उसके बाद भारतीय अफवाह तंत्र का वर्गीकरण किया, हिमालय अफवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। हिमालय अफवाह तंत्र जो है कैसा है, सदा नीरा है, साल भर बहने वाली नदियों का यहाँ से उद्गम होता है, तथा प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां बहती है वो कैसी होती है, मौसमी होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। जुड़े रहे गोल गुरु एकेडमी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।